तो पेपर था हमारा कैप 6, नाम हमने रखा मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, और मैनेजरियल एनालिसिस कवर कर रहे थे। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कोई क्वेश्चन, दो मॉडल हमने पढ़े हैं, एक पेस्टल और एक पोर्टर 5 और 6। इकोलॉजिकल फैक्टर जो है पेस्टल में, उसमें हमने क्या देखना है कि एनवायरनमेंट की कंसर्न जो है जिस सोसाइटी में, जिस कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हाई है और हम भी उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प देगी। हाँ, अगर हम उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे तो फिर हमारी पोजीशन वीक हो सकती है ड्यू टू बैड रिप्यूट। हाँ, अगर वहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न है ही नहीं, ये लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है पोल्यूशन क्या चीज़ होती है और ये चीज़ें क्या होती हैं, तो फिर मान ली अपॉर्चुनिटी हम जैसे मर्जी चलते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कंसर्न हाई हो रही है तो मान ली थ्रेट बन सकता है अगर हम उस कंसर्न को मीट नहीं करेंगे, मीन उसके अकॉर्डिंगली रिसाइकलिंग नहीं करेंगे, पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये होगी इंटरनल बात। हमने वहाँ पे क्या देखना है? एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल बातें नहीं। और कोई इशू? इन्वायरमेंटल पॉलिसी और इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट डिफाइन करेगी, आइदर आपके लिए स्ट्रिक्ट करेगी या टाइट करेगी, तो वो पॉलिटिकल में बात आएगी। हाँ, वो क्यों स्ट्रिक्ट टाइट की है अल्टीमेटली इन्वायरमेंटल कंसर्न के अकॉर्डिंगली, तो उसको इकोलॉजिकल फैक्टर में भी हम बात करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने ये चीज़ टाइट कर दी है तो वो पॉलिटिकल फैक्टर में, ठीक हो गया। इन्वायरमेंटल कंसर्न जनता के अंदर है, क्या ख्याल है? बाकी दुनिया जो है वो ये काम हो रहे हैं, तो दिस मीन कंसर्न है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंटल पॉलिसी टाइट कर दी, भाई बिजनेस आपकी CO2 मिशन मैक्सिमम मंथली इतनी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट की एक रिस्ट्रिक्शन आ गई थी, पॉलिटिकल फैक्टर में बात होती। क्या ख्याल? दुनिया कर रही है, रिसाइकलिंग कर रही है, दुनिया पोल्यूशन को कंट्रोल कर रही है, लोग जो हैं वो बड़े इन्वायरमेंटल कंसर्न वाले हैं, गवर्नमेंट की कहीं पे कोई बात नहीं आई। ठीक है, इकोलॉजिकल फैक्टर ये अवेयरनेस कंसर्न इंक्रीज हो रही है, तो हमें इसको फॉलो करना है, इसको फोकस करना है। और कोई इशू? सेकंड हमने बड़ा बैरियर टू एंट्री, उसके अंदर एक पॉइंट था एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो सर थोड़ा सा एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के हमें अपना माल बेचने के लिए किसी रिटेलर, किसी इंटरमीडिएट की ज़रूरत होती है। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब अगर जितने रिटेलर, जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारी इंडस्ट्री में, वो सारे हमारे या एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ ही इंगेज्ड हैं, उनको हमने ये कहा कि हमारे अलावा किसी और की चीज़ उन्हें नहीं बेची तो हम तुझे माल देना बंद कर देंगे, तो क्या नए इन्वेस्टर को कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिलेगा? सर लेकिन अभी तो वो आए ही ना, अभी आई नहीं, लेकिन आते वक्त उन्होंने देखना है। क्या ख्याल है कि माल बेचना कैसे हमने? तो बेचने के लिए अगर तो अवेलेबल हैं तो दिस मीन अट्रैक्टिव इंडस्ट्री, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई, और अगर नहीं अवेलेबल तो फिर बैरियर टू एंट्री, मीन वो हेजिटेट करेंगे टू एंटर इन आर इंडस्ट्री। हमारे लिए क्या बनेगी? अपॉर्चुनिटी। या हमने वो दुकान की बात की थी कि हम जिस मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे दुकानें खाली हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबल हैं, नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबल नहीं है। उनमें हेल्थ के इश्यूज ज़्यादा, हम फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं, दिस मीन 25% पॉपुलेशन ऐसी है जो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। 25% पॉपुलेशन ऐसी है जो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मीन सोसाइटी में हमारे टाइप की पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी टाइप ऑफ सोसाइटी हमारे बिजनेस के टाइप की है। कितनी? 25%। दिस मीन सोशल फैक्टर है, पॉजिटिव है, मीन जहाँ से हमारी सेल जनरेट होकर ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प मिलेगी। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? ये माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर हमने पढ़ी हुई है तो ये कहाँ पे बात फिट होती है? 25% पॉपुलेशन है आपके बिजनेस के टाइप की, क्या वो डिमांड कर रही है? इस पॉइंट से आप बात करना चाहते हो? मेरे ख्याल से सोशल एक तो ज़्यादा अच्छी बात है।
सोशल लिखे। तो सोशल में एक फैक्टर होता है एजिंग पॉपुलेशन, मैंने वो पढ़ाया नहीं आप लोगों को। एजिंग पॉपुलेशन मीन एज पॉपुलेशन में देखना आपके बिजनेस के टाइप के कितने उस एज के लोग हैं। तो अभी पढ़ाया नहीं मैंने, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी बहस करना पड़ जानी थी, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स देना पड़ जानी थी, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया था। तभी सिंपल इतना देखो कि हमारे टाइप की सोसाइटी है कितनी, 25% आउट ऑफ टोटल, तो अच्छी खासी है। और कोई क्वेश्चन? उसमें अब जैसे कल हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें एयरलाइन में भी हम सप्लाईज कर जाते हैं, तो उसमें हमारे पास जो थी फ्यूल की जो थी वो सप्लायर हमारे पास कम है। हाँ, और जो नहीं फ्यूल वाली उसने बताया ही नहीं, उसने बताया नहीं। फ्यूल वाली बड़ी कंपनीज हैं। फ्यूल वाली आप बाहर फ्यूल लेने जाओ, आपको पता नहीं कितनी नस्लों के पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, और सबकी प्राइसेस क्या लो ज़्यादा होती हैं, सब सेम प्राइस पे दे रहे होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे सप्लायर पावर डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ख्याल है? सप्लायर पावर की निस्बत मीन हमें जो सप्लाईज दे रहा है उसकी प्राइस कम या ज़्यादा होना, तो फ्यूल में तो हो ही नहीं सकती। ठीक हो गया? हाँ, जहाज़ों में हो सकती है, लेकिन वो दुनिया में कंपनीज ही दो हैं, तो फ्यू सप्लायर्स हैं। हाँ, फूड हम लेते हैं डिफरेंट सप्लायर से। क्या ख्याल है? उसमें बेतहाशा कैटरिंग कंपनी, रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे जो फूड देने के लिए रेडी हो जाएंगे, कुछ प्राइस ज़्यादा भी चार्ज करेंगे, कुछ कम पे भी ऑफर कर रहे होंगे। उसमें सब दोनों ले सकते हैं हम। दोनों की बात करेंगे, फूड की भी बात करेंगे और प्लेन की भी बात करेंगे। ये हमारा मेन एसेट है वो प्लेन है, लेकिन सप्लायर्स हम किसे लेते हैं, इनसे भी लेते हैं। इसमें सप्लायर में लेबर की भी बात की जा सकती है, क्योंकि बिजनेस के अंदर सप्लाई सिर्फ मटेरियल की नहीं, लेबर की भी होती है। तो लेबर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है या वीक है, वो भी आप यहाँ पे बात करोगे। और लेबर आपकी कौन है? कैप्टन्स, जिनके थ्रू, पायलट्स जिनके थ्रू आपने जहाज चलाना है। और वो क्या बहुत ज़्यादा है या कम है? कम है। तो उनकी बार्गेनिंग पावर भी क्या है? स्ट्रांग है। सप्लायर्स में सिर्फ गुड्स की सप्लाईज ही नहीं, लेबर की सप्लाई की भी आप बात करोगे कि लेबर आपकी मेन कौन है। नंबर देख के उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। यहाँ पे उसने कहा जितनी भी डिटेल हो सकती है आपने जाना है, बताना है कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स नहीं, ये नहीं बताना, बस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। वो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग है तो थ्रेट है, वीक है तो अपॉर्चुनिटी है। परफॉर्म करते हुए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे बड़े बेसिक वर्ड्स में लिखी हुई हैं ऊपर ही पैराग्राफ में, तो उनको हम सेम जस्ट एज इट इज़ उठा के बताना है कि ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बस। वो बेसिकली उठाना ही आपका नॉलेज है कि आपको पता है ये पॉलिटिकल फैक्टर है, ये इकोनॉमिक फैक्टर है। ठीक हो गया? सो वापस आ जाएं, क्या ख्याल है? सो अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी में हम वापस आते हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी में वापस आते हैं कि एक्सटर्नल एनालिसिस में वापस आते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस में हम वापस आते हैं, देखते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस में हमने क्या कवर किया था। बेसिकली ये जो हम एनालिसिस पढ़ रहे हैं ना, मैनेजरियल एनालिसिस, क्यों पढ़ रहे हैं? बिजनेस को मैनेज करने के लिए। बिजनेस को मैनेज करना है तो हमें क्या करना है? आउटसाइड द बिजनेस देखना है क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या थ्रेट्स हैं। क्यों? अपॉर्चुनिटीज़ कैप्चर करने से बिजनेस मैनेज होगा, थ्रेट्स को अवॉइड करने से बिजनेस मैनेज होगा। अगर वो कैप्चर नहीं किए, अवॉइड नहीं किए थ्रेट्स, तो क्या बिजनेस मैनेज हुआ? नहीं। बेसिकली बिजनेस को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या पढ़ रहे हैं? ये एक्सटर्नल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया? बिजनेस को मैनेज करते वक्त क्या करना होता है? आपने बिजनेस की कोई स्ट्रैटेजी डिफाइन करना होती है। अगर वो स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी है तो बिजनेस अच्छा मैनेज होगा, स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी नहीं है तो बिजनेस अच्छा मैनेज नहीं होगा। तो बेसिकली हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं क्या? बिजनेस स्ट्रैटेजी। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? प्लान, आपका लॉन्ग टर्म प्लान या प्लानिंग, या वो कहता है स्ट्रैटेजी क्या है? लाइन ऑफ एक्शन टू अचीव ऑब्जेक्टिव। इन सिंपल वर्ड स्ट्रैटेजी क्या है? लाइन ऑफ एक्शन टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है वो मीट करने के लिए आपने करना क्या है, वो डिफाइन कर लेना क्या है स्ट्रैटेजी। ठीक हो गया? या आज हम पढ़ते हैं कि बिजनेस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? हाउ टू डील विद कंपटीशन। बिजनेस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? हाउ टू डील विद कंपटीशन। के एक बिजनेस स्ट्रैटेजी क्यों बनाता है?
कंपटीशन को डील करने के लिए। अगर कंपटीशन डील हो रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? आपकी पोजीशन स्ट्रांग है। पोजीशन स्ट्रांग है मीन ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है। लेकिन जब कंपटीशन डील नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करते हो? स्ट्रैटेजी अपनी नई डेवलप करने की तरफ जाते हो कि अब करना क्या चाहिए कंपटीशन को डील करने के लिए। क्यों? कंपटीशन डील करना है, पोजीशन स्ट्रांग बनानी है तो ऑब्जेक्टिव मीट होगा, वरना मीट नहीं होगा। तो इन सिंपल वर्ड बिजनेस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? हाउ टू डील विथ कंपटीशन। हाउ टू डील विथ कंपटीशन। उस कंपटीशन को डील करने के लिए बिजनेस इन्वॉल्व होता है एक प्रोसेस के अंदर जिसे नाम दिया जाता है स्ट्रेटजिक प्रोसेस का। क्या नाम दिया जाता है? स्ट्रेटजिक प्रोसेस, या उसे स्ट्रेटजिक प्लानिंग का नाम भी दिया जाता है। हाउ टू मेक स्ट्रैटेजीज या हाउ टू फार्मुलेट स्ट्रैटेजीज की स्ट्रैटेजीज आप बनानी कैसे। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी मीन एक बिजनेस को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? बिजनेस स्ट्रैटेजी मीन हाउ टू डील विद कंपटीशन के थ्रू। और कंपटीशन डील करने के लिए बिजनेस इन्वॉल्व होगा इनटू अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटजिक प्रोसेस या स्ट्रेटजिक प्लानिंग। ये स्ट्रैटेजीज बनानी कैसे? स्ट्रेटजिक एनालिसिस, स्ट्रेटजिक प्रोसेस में कोई 3 तरह के इंटर रिलेटेड सब प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। एक को नाम दिया जाता है स्ट्रेटजिक एनालिसिस का, स्ट्रेटजिक एनालिसिस। एक को नाम दिया जाता है स्ट्रेटजिक चॉइस का, और एक को नाम दिया जाता है स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन का। सो बिजनेस स्ट्रैटेजी हाउ टू डील विद कंपटीशन, कैसे डील करना है? थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटजिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग स्ट्रेटजिक एनालिसिस, स्ट्रेटजिक चॉइस, स्ट्रेटजिक implementation. Strategic analysis also called strategic position. Strategic choice also called strategic option. And strategic implementation also called strategic change या strategic action. Business strategy, how to deal with competition. कैसे डील करना है? थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटजिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग स्ट्रेटजिक एनालिसिस, स्ट्रेटजिक चॉइस, स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजिक एनालिसिस मीन टू एनालाइज करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू एनालाइज करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कि हमें अपने बिजनेस की करंट पोजीशन को एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है? वो कहता है जी उसके लिए हमें परफॉर्म करना है इंटरनल एनालिसिस। क्या परफॉर्म करना है? इंटरनल एनालिसिस मीन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कुछ फैक्टर्स देखने हैं जो हमारे बिजनेस को, पोजीशन को अफेक्ट कर रहे हैं। पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें परफॉर्म करना है एक्सटर्नल एनालिसिस मीन आउटसाइड द बिजनेस भी कुछ फैक्टर्स देखने हैं जो हमारी पोजीशन को अफेक्ट कर रहे हैं। कौन से? पेस्टल 5 फोर्सेस। सो बिजनेस स्ट्रैटेजी हाउ टू डील विद कंपटीशन, कैसे डील करना है? थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटजिक प्रोसेस आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटजिक प्लानिंग इन्वॉल्विंग स्ट्रेटजिक एनालिसिस, स्ट्रेटजिक चॉइस, स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजिक एनालिसिस मीन टू एनालाइज करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें परफॉर्म करना होता है इंटरनल एनालिसिस, हमें परफॉर्म करना होता है एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस क्यों परफॉर्म करना है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के कुछ फैक्टर्स देखने के लिए जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, जिससे हमें कुछ अंदर की अच्छी बातें पता चलेंगी मीन पॉजिटिव फैक्टर्स पता चलेंगे, और कुछ गंदी गलीस निकम्मी बातें हमारी पता चलेंगी जो क्या है? नेगेटिव फैक्टर्स हैं। और जो इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं वो होती हैं हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ्स, और जो इंटरनल की बुरी नेगेटिव बातें होती हैं वो हमारे बिजनेस की क्या होती हैं? वीकनेसेस। दिस मीन हमें इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। क्यों? ये वीकनेसेस हम ख़त्म करेंगे तो हमारी पोजीशन स्ट्रांग होगी ना। ये स्ट्रेंथ हम यूटिलाइज करेंगे तो हमारी पोजीशन स्ट्रांग होगी ना। लेकिन वो वीकनेसेस हैं क्या जो हमें ख़त्म करनी है? वो हमें देखना पड़ेगी। क्या कह रहा है? हमें शायद नज़र नहीं आ रही होती लेकिन होती हैं।
तो वो देखने के लिए हमें परफॉर्म करना पड़ेगा इंटरनल एनालिसिस। स्ट्रेंथ क्या है हमारी, हमें पता ही नहीं होती, वो देखना पड़ेगी। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर हमें पता चलेगा हमारी पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है। स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वीकनेसेस कम है, तो पोजीशन नहीं। अगर वीकनेसेस ज़्यादा निकल आई तो पोजीशन वीक है। सिर्फ स्ट्रेंथ वीकनेसेस ही नहीं, हमें परफॉर्म करना है एक्सटर्नल एनालिसिस भी। किस लिए, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स भी। क्यों, इनसे भी हमारी पोजीशन हमें पता चलती है कि इधर स्ट्रांग है या वीक है, या करंटली अगर स्ट्रांग है तो वीक हो सकती है अगर हमने ये देखे ही नहीं। फ्यूचर में आके जब ये हमारा दरवाज़ा टक 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 करेंगे, क्या ख्याल है, तो वीक हो सकती है। अभी स्ट्रांग है, हमने ये कैप्चर की ही नहीं, कंपैक्टर कैप्चर करके ले गया, तो फिर फ्यूचर में वीक हो सकती है अगर हमने ये देखी ही नहीं और कैप्चर ही नहीं की। तो ये देखनी है क्या, तो उसके लिए हमें क्या परफॉर्म करना है, एक्सटर्नल एनालिसिस। सो बिजनेस स्ट्रैटेजी, हाउ टू डील विद कंपटीशन। कंपटीशन को डील करने के लिए हमें परफॉर्म करना है क्या, स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग involving strategic analysis, choice, implementation. Strategic analysis mean to analyze current position of the business या to analyze the factors affecting position of the business। और उसके लिए हमें परफॉर्म करना है इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस का मतलब क्या है कि हमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देखने हैं क्या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सिस, कि हमारे पास अच्छे रिसोर्सिस हैं या नहीं हैं तो स्ट्रेंथ है, नहीं है तो वीकनेसेस हैं। कौन से रिसोर्सिस, ह्यूमन रिसोर्सिस, हमारे पास अच्छे क्वालिफाइड एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट लोग हैं या नहीं है, मोटिवेटेड लोग हैं या नहीं है। फिजिकल रिसोर्सिस, हमारे पास अच्छे एसेट्स, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी मशीनरी प्लांट हैं या नहीं है। फाइनेंशियल रिसोर्सिस, कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो अच्छी है या नहीं है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं है। क्यों, अगर ये तीनों रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल, तो इंटरनल स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। वीकनेस है तो इनमें मसले क्या है वो देखने हैं हमने। ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों अच्छे नहीं हैं, हमने कभी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग ही नहीं की, इसलिए अच्छे नहीं है। हमने कभी कोई नई रिक्रूटमेंट की ही नहीं, इनका नॉलेज पुराना हो गया। हमने कभी इनके साथ रिवार्ड डिस्कस करके नहीं सेट किए, जिस वजह से ये डीमोटिवेटेड है, इस वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं। फिजिकल रिसोर्सेज क्यों अच्छे नहीं हैं, हमने नई टेक्नोलॉजी को कभी फोकस ही नहीं किया, हमने एसेट्स को कभी रिपेयर मेंटेन ही नहीं किया, हमने एसेट रिप्लेस ही नहीं किए इतने अरसे से। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्यों अच्छे नहीं हैं, हमारे पास जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो है सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। उसे पता ही नहीं है फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, उसने MFA पेपर ही नहीं पढ़ा हुआ, उसको पता ही नहीं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैसे मैनेज करनी है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, बजटिंग कैसे करनी है, प्रोजेक्शन कैसे करनी है, उसने MFA नहीं पढ़ा हुआ। इस वजह से हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, हमारी गियरिंग हाई है, हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं हो रही, हमारी करंट रेशो 1 से बिलो है। क्या कहला है, तो इंटरनल वीकनेस। तो इंटरनल एनालिसिस में हमने क्या देखना, हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज हैं या नहीं, सिर्फ रिसोर्सेज नहीं, साथ हमने देखना है रिसोर्सफुलनेस भी। क्या देखना है, रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस का मतलब क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि सिर्फ रिसोर्सेज अच्छे होना इनफ नहीं है, उनकी यूटिलाइजेशन भी अच्छी होना ज़रूरी है। बंदे अच्छे हैं लेकिन अगर वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज ही नहीं हो रहे तो आफ्टर सम टाइम उनकी स्किल्स भी क्या हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी। एसेट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी अच्छी है लेकिन अगर वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज ही नहीं हो रही तो भी किसी खाते में नहीं है। पैसा पड़ा है हमारे पास, अच्छा कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, लेकिन अगर वो पैसा कहीं इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा, यूज़ ही नहीं हो रहा, तो यूटिलाइजेशन अच्छी नहीं है, तो ये भी क्या है, इंटरनल वीकनेस। अच्छे बंदे, अच्छी मशीनरी, अच्छा पैसा हमें यूटिलाइज भी करना है। कहाँ पे यूटिलाइज करना है, इनको कैप्चर करने के लिए। वैसे ही पड़ा है, किसी खाते में नहीं है, आफ्टर सम टाइम उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। क्यों, अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मार्केट में बची, सारी कंपैटर ले गया तो। कैसे हमने इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है, उसके लिए हमारे पास 2 मॉडल हैं। एक का नाम है पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे,
और एक हमारे पास है रिसोर्स मॉडल, जो हम फ्यूचर में कहीं पे पढ़ेंगे। सो पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है। क्यों? टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ वीकनेसेस, और वो कैसे परफॉर्म करना है? थ्रू पोर्टर्स वैल्यू चेन या फिर रिसोर्स मॉडल। पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें एक्सटर्नल एनालिसिस भी परफॉर्म करना है। आउटसाइड द बिजनेस भी फैक्टर हैं, वो भी देखने हैं ना हमारे लिए, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, विच इज आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एनालिसिस। और कल हमने बात की a firm operate in two types of environment। क्या ख्याल है कि एक फर्म दो तरह के एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है। एक छोटा एनवायरनमेंट होता है जिसे हम नाम देते हैं इंडस्ट्री एनवायरनमेंट का, या हम छोटा है तो माइक्रो का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और एक बड़ा एनवायरनमेंट है जिसको हम नाम देते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट, कंट्री एनवायरनमेंट या फिर रीजनल एनवायरनमेंट। और अगर हमने इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो हमारे पास मॉडल क्या है? पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, या एक और मॉडल भी है जिसे नाम दिया जाता है लाइफ साइकिल मॉडल, जो हम फ्यूचर में देखेंगे। मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो हमारे पास मॉडल क्या है? पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू एनालाइज करना। या मैक्रो एनवायरनमेंट के लिए हमारे पास एक और मॉडल भी है जिसे नाम दिया जाता है पोर्टर्स नेशनल डायमंड मॉडल। क्या होता है कहीं पे फ्यूचर में देखेंगे। सो बिजनेस स्ट्रैटेजी, हाउ टू डील विद कंपटीशन, मीन इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस के पीछे गेम क्या है, क्यों ये करना होता है? तो बिजनेस की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने के लिए करना होता है। हाउ टू डील विद कंपटीशन, कंपटीशन को डील करने के लिए हमें ये करना होता है। क्या ख्याल है? इंटरनल स्ट्रेंथ होंगी, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज कैप्चर होंगी, तो फिर जाके कंपटीशन डील होगा ना। सो हाउ टू डील विद कंपटीशन, कंपटीशन को कैसे डील करना है? एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होके कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इन्वॉल्विंग स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक चॉइस, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है? टू एनालाइज करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, या टू एनालाइज फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मीन यहां से हमें पता चलेगा कि हमारी पोजीशन को अफेक्ट करने वाले क्या हैं, मेनली नेगेटिव फैक्टर्स क्या हैं जो हमारी पोजीशन को अफेक्ट कर रहे हैं या फ्यूचर में कर सकते हैं। और जब ये फैक्टर पता चल जाएंगे, मीन वीकनेसेस भी हैं, थ्रेट्स भी हैं, दिस मीन हमारी पोजीशन वीक है, ये फ्यूचर में हो सकती है, तो पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बिजनेस सर्वाइवल के लिए फिर हम एंटर होंगे कहाँ पे? स्ट्रेटेजिक चॉइस में, जहाँ पे हम क्या देखेंगे कि पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इन वीकनेसेस को अवॉइड करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या है। मीन हम क्या करेंगे? जनरेट करेंगे ऑप्शंस। मीन देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वीकनेसेस को ख़त्म करने के लिए, थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए। उन ऑप्शंस को हम क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट का मतलब क्या है कि उनके प्रॉन्स कॉन्स, कॉस्ट बेनिफिट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे, और क्या करेंगे? उसके अकॉर्डिंगली हम सिलेक्ट करेंगे एक बेस्ट ऑप्शन, और यहाँ से जो ऑप्शन सिलेक्ट की होगी उसे हम क्या करेंगे? बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। मीन उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस में चेंजेस लाएंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे ताकि पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ 4-5 साल पहले मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आई थी, 3G 4G टेक्नोलॉजी। क्या ख्याल है? और इतनी पुरानी बात नहीं, अगर आप थोड़ा सा वापस जाओ तो शायद आपको याद होगा सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी कौन लेके आया था? जोंग। ये टेक्नोलॉजी जब आई थी ना, तो उससे पहले मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी वारिद और मोबिलिंग की, और यही दो पुरानी कंपनीज हैं इनमें। सो जैसी 3G 4G टेक्नोलॉजी आई, जोंग लेके आया सबसे पहले, उसके बाद टेलीनॉर ने भी अडॉप्ट कर ली, यूफोन ने भी अडॉप्ट कर ली,
मोबलिंग इन्होंने अडॉप्ट कर ली, लेकिन जोंग के पास 4G थी, बाकी सब 3G पे थे। और अगर आप वारिद कस्टमर थे तो आपको याद होगा कि वारिद काफ़ी अरसा तक डाटा एज पे ही चलता रहा, ना उसके पास 3G थी ना 4G थी। क्यों? उसके अंदर अक्कड़ थी कि मेरी मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, ज़्यादा कस्टमर मेरे पास है, तो इसलिए मुझे इतनी जल्दी नहीं है। और क्या हुआ, वारिद का कस्टमर पोर्ट अप होना शुरू हो गया अदर नेटवर्क्स पे, नंबर भाई नेटवर्क पोर्ट अप करना शुरू कर दिया। क्यों? 3G 4G टेक्नोलॉजी है, उधर फास्ट इंटरनेट है, हालांकि वो डाटा एज भी इतना स्लो नहीं था। तो वारिद ने देखा भाई मेरी पोजीशन वीक हो रही है, तो वारिद इन्वॉल्व हुआ कहाँ पे, स्ट्रेटजिक प्रोसेस में। उसने किया पहले स्ट्रेटजिक एनालिसिस, पता चला पोजीशन वीक है, और क्यों वीक है, ये एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। 3G 4G टेक्नोलॉजी कंपैक्टर के पास है, हमारे पास वो नहीं है। कंपैटिटिव राइवरी स्ट्रॉन्ग हो गई है, क्यों? उनकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड हो गई है 3G 4G टेक्नोलॉजी। तो पोजीशन एनालाइज की, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोजीशन एनालाइज कर लिया क्या है। तो फिर वारी चला गया स्ट्रेटजिक चॉइस में, देखा मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं। तो पता चला मार्केट के अंदर 3 ऑप्शंस हैं। एक 3G टेक्नोलॉजी है जो सारे कंपैक्टर के पास है, सब ने ली है, बड़ी सस्ती मिल जाएगी, लेकिन क्या कोई कंपैटिटिव एडवांटेज मिलेगा उससे? नहीं। क्यों? एक कंपैक्टर जोंग जो अभी नया नया मार्केट में एंटर हुआ है, वो फिर हमसे आगे है। क्या 3G टेक्नोलॉजी लेके जोंग का कस्टमर मेरे पास आ जाएगा, किसी दूसरे नेटवर्क का आ जाएगा? नहीं, तो कंपैटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। ऑप्शंस देख रहा है, साथ उन्हें इवैल्यूएट कर रहा है, कॉस्ट बेनिफिट एडवांटेज देख रहा है। एक 4G टेक्नोलॉजी भी है जो बाकी कंपैक्टर के पास नहीं है, सिर्फ एक के पास है, और उसने ले लिया, दिस मीन मुझे सस्ती मिलेगी, इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्यों? जो पहली दफ़ा लेता है उसे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। लेकिन क्या कोई कंपैटिटिव एडवांटेज मिलेगा? अगेन नहीं, जोंग के सिर्फ इक्वल होंगे, हम बाकी कंपैक्टर से ठीक है थोड़ा बेहतर हो जाएंगे। एक टेक्नोलॉजी और भी है जिसका नाम है 4G LTE, सबसे फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी जो अभी तक किसी के पास नहीं है। हम ले आए तो बल्ले बल्ले कंपैटिटिव एडवांटेज हो जाएगा, लेकिन लेने के लिए पहली बिड प्राइस हमें पे करना पड़ेगी, और उसके लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए, और जब आपकी पोजीशन वीक होती है तो पैसा। तो 3 ऑप्शंस हैं, 3G 4G 4G LTE। अब इनको क्या किया जा रहा है, इवैल्यूएट, इनके प्रॉस कॉन्स, एडवांटेज कॉस्ट बेनिफिट देखे जा रहे हैं। तो 3G ठीक है, सस्ती है, लेकिन कोई कंपैटिटिव एडवांटेज नहीं मिलना, तो इसे तो दफ़ा दूर करो ना। पीछे बच गई 2 ऑप्शन, 4G 4G LTE। अगर तो पैसा है तो 4G LTE, अगर नहीं है तो फिर 4G पे गुजारा करना पड़ेगा। तो जैसे अरबी इन्वेस्टर थे, उन्होंने पैसा दिया, क्या चूज़ कर ली, 4G LTE। अब क्या करना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट क्या ऐसी हो जानी है? नहीं भाई, उसके अकॉर्डिंगली कुछ बिजनेस के अंदर चेंजेस लाना पड़ेंगी ना। 4G LTE टेक्नोलॉजी चलाने वाले सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेंगे, 4G LTE टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाली वायर्स बिछाना पड़ेंगी, 4G LTE टेक्नोलॉजी वाले राउटर बूस्टर लगाना पड़ेंगे, स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा 4G LTE टेक्नोलॉजी पे कैसे चलना है, या कोई नई रिक्रूटमेंट करना पड़ेगी। तो ये सारी चेंजेस लाना क्या है, स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन। कुछ एक्शन आउटसाइड द बिजनेस भी परफॉर्म करना पड़ेंगे, मार्केट करना पड़ेगी, कस्टमर को बताना पड़ेगा भाई हमारे पास सबसे फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, सारे भाग के वापस आ जाओ। तो ये क्या है, स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन। ये तीनों साथ साथ चलती हैं कि पहले आप पोजीशन को एनालाइज करते हो, फैक्टर्स देखते हो जो पोजीशन को अफेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद ऑप्शंस देखते हो क्या है हमारे पास, उनको इवैल्यूएट करके एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, और उसे इंप्लीमेंट करते हो, तो पोजीशन स्ट्रांग बनती है और कंपटीशन डील हो जाता है। क्या हुआ, 4G LTE टेक्नोलॉजी चूज कर ली, कुछ अरसे के बाद फिर पोजीशन वीक हो गई, फिर गया यहां पे क्या मसला है, तो पता चला वो जो कंपैक्टर कंपनी है ना जोंग, वो है चाइना की। तो उसकी जो
पैकेजेस हैं वो सस्ते हैं, हमारे पैकेजेस महंगे हैं। क्यों? वो नई कंपनी है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है या एसेट्स हैं वो नए हैं, ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हैं। हमारे सिस्टम पुराने हैं, उसमें उतनी कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं है, जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस कम हैं, हमारी प्राइसेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कस्टमर हमें प्रेफर नहीं कर रहा। मसला पता चल गया, प्राइस का इशू है, कॉस्ट का इशू है। फिर गया स्ट्रेटेजिक चॉइस में, मार्केट में फिर रहा था, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। अचानक आगे से एक बंदा मिला, इसका नाम था मोबलिंक। वो आओ जनाब किधर यार, ये देख हम पुराने पापी मार्केट के, और ये चाइना की कंपनी ने जोंग ने आके हमारी वाट लगा के रख दी है। यार मुझे भी यही मसला है, मैं भी यही ढूंढ रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। अच्छा चला, हम दोनों पुराने पापी मिलके दो नेटवर्क एक आवाज़ बन जाते हैं, आपस में मर्ज होंगे तो हमारी साइज स्ट्रेंथ लार्जर हो जाएगी ना एज़ कम्पेयर टू जोंग, तो उससे कॉस्ट एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएंगी। अब हम दो नेटवर्क एक आवाज़ अपने कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। जिसके पास मोबलिंक है वो वारिद भी है, जिसके पास वारिद है वो मोबलिंक भी है, मीन एक ही नेटवर्क फ्री मिनट्स। क्या ख्याल है? तो वाट लगाते हैं हम इसकी, आज जो मिल जाते हैं तो आपस में क्या हो गए, मिल गए। और वो मिले पहले सेपरेट ऑफिस थे, अब क्या हुआ, मोबलिंक भी ख़त्म हो गया, वारिद भी ख़त्म हो गया, पीछे क्या रह गया, जैज़ रह गया, ताकि हम कंपटीशन को डील कर सकें। किस लिए हुआ? कंपटीशन को डील करने के लिए। क्या ख्याल है? अब मज़े की बात है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया है, ये हमारे MFA के सिलेबस में नहीं है, ये हम फाइनल में जाके पढ़ेंगे। ठीक हो गया? इनफैक्ट ये फाइनल में जो BMS का पेपर है वो 80% यही है, इसी एक चार्ट के अंदर पूरा होता है 80%। हम लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, ये वाला स्ट्रेटेजिक एनालिसिस वाला एरिया। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मतलब क्या है? टू एनालाइज करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस या टू एनालाइज द फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और वो एनालाइज करने के लिए हमें परफॉर्म करना है इंटरनल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ वीकनेसेस, और हमें परफॉर्म करना है एक्सटर्नल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक मॉडल है जिसे क्या नाम दिया गया है, पोर्टर्स वैल्यू चेन। तो पोर्टर्स वैल्यू चेन क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक हो गया? सो मूव होते हैं पोर्टर्स वैल्यू चेन की तरफ। ये कहानी होगी ख़त्म, अब आगे नई कहानी। सो पोर्टर्स वैल्यू चेन की बात करते हैं, ये क्या है? ये पॉटर कौन है? वही माइकल पॉटर, हैरी पॉटर, ये भी नहीं है। सो पॉटर्स वैल्यू चेन, पॉटर क्या कहता है कि वैल्यू चेन का मतलब क्या है? कहता है जी वैल्यू चेन का मतलब है इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस। इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस मीन एक्टिविटीज, ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। वैल्यू चेन का मतलब क्या है? internal business processes mean activities या operations of the business through which business create value, जिसके थ्रू बिजनेस क्या करता है, वैल्यू क्रिएट करता है। वर्ड वैल्यू का मतलब क्या है? बेनिफिट्स, मार्जिन, प्रॉफिट। इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस थ्रू विच बिजनेस क्रिएट वैल्यू मीन, अगर आपकी वैल्यू चेन मीन इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस अच्छे हैं तो वहां से अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, तो उससे आपके बिजनेस को वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, बेनिफिट प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपकी वैल्यू चेन अच्छी नहीं है, मीन इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं है, तो क्या अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई तो क्या बिजनेस को वैल्यू भी मिलेगी? फिर नहीं। दिस मीन अगर आपने पोजीशन स्ट्रांग बनानी है तो आपको क्या करना है, वैल्यू चेन मीन इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस एक्टिविटीज़ को स्ट्रांग बनाना है। कहते हैं बिजनेस की वैल्यू डिफाइन कौन करता है?
कहता है जी वैल्यू जो है वो डिफाइन करता है कस्टमर। बिजनेस की वैल्यू कौन डिफाइन करता है? तो वो करता है कस्टमर। मतलब क्या है वैल्यू का? हाउ मच कस्टमर विलिंग टू पे, कि कस्टमर कितना विलिंग टू पे है। कस्टमर हाई विलिंग टू पे है आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए। कब? जब उसे अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज दोगे। तो अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज देने के लिए इसका अच्छा होना ज़रूरी है। कस्टमर विलिंग टू पे नहीं होगा, आपकी प्रोडक्ट को मुंह नहीं लगाएगा। कब? जब उसे अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज नहीं मिल रही। दिस मीन मसला कहाँ पे है? यहाँ पे मसला है, तो आपको इसे ठीक करना है ताकि कस्टमर को हाई क्वालिटी की गुड सर्विसेज मिले और वो विलिंग टू पे होगा। तो आपके बिजनेस को क्या मिलने वाली है? वैल्यू मीन बेनिफिट्स। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के वैल्यू चेन क्यों ज़रूरी है, क्यों यहीं से गुड सर्विसेज प्रोड्यूस होनी है जिसके अगेंस्ट कस्टमर ने पे करना है। कस्टमर पे करेगा तो वैल्यू मिलेगी, पोजीशन स्ट्रांग बनेगी। कस्टमर विलिंग टू पे नहीं है, वैल्यू नहीं मिल रही, पोजीशन वीक रहेगी। क्यों? इधर मसले हैं। सो अकॉर्डिंग टू पोर्टर वैल्यू चेन का मतलब क्या है? एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। अब पोर्टर कहता है कि एक बिजनेस की वैल्यू चेन में क्या है? एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज दो तरह की हैं, कुछ है प्राइमरी एक्टिविटीज और कुछ है सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज। सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज। सो अकॉर्डिंग टू पोर्टर वैल्यू चेन का मतलब क्या है? एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो उसमें दो तरह की एक्टिविटीज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या हैं? कोई 5 तरह की हैं जिनको नाम दिया जाता है इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स, और सर्विसेज। क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। 4 सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज हैं जिनको नाम दिया जाता है कारपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोक्योरमेंट या इसे परचेज का नाम भी दिया जाता है, टेक्नोलॉजी, और ह्यूमन रिसोर्स। सो अकॉर्डिंग टू पोर्टर वैल्यू चेन का मतलब क्या है? एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। और जब आपने इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है, मीन वैल्यू चेन को एनालाइज करना है, तो आपने ये 5 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज को एनालाइज करना है कि इधर ये पॉजिटिव हैं मीन स्ट्रेंथ हैं या फिर नेगेटिव है मीन वीकनेसेस है। ठीक है, 5 प्राइमरी मीन मेन एक्टिविटीज और ये क्या है? सेकेंडरी या सपोर्ट, जो इनको सपोर्ट करती हैं, इनके मसले रिजॉल्व करने में हेल्प देती हैं। क्या? सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज। लेकिन तभी अच्छे सपोर्ट करेंगे जब ये खुद भी स्ट्रांग होंगी। अगर यही वीक हैं तो ये कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती। 2 मेन एक्टिविटीज हमारी ये हैं, ये नहीं है, लेकिन इनका भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। ये स्ट्रांग होंगी तो उनके मसले भी रिजॉल्व होंगे, अदरवाइज उनमें भी मसले रहेंगे। सो क्या है 4 सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज? कारपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका क्या है? आइदर एप्रोप्रिएटली डिफाइन है या नहीं है, प्रॉपर्ली डिफाइन है, लोगों के रो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन है, चार्ट बना हुआ है, हायरार्की बनी हुई है, तो इंटरनल स्ट्रेंथ है। पर अगर कोई चार्ट नहीं बना हुआ, कोई हायरार्की नहीं बनी हुई, किसी को नहीं पता किसने क्या करना है, तो ये क्या है? इंटरनल वीकनेस है। क्यों? चीज़ें कंट्रोल होंगी नहीं। कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, मीन रूल्स रेगुलेशन की कंप्लायंस को इंश्योर कर रही है, तो इंटरनल स्ट्रेंथ। अगर एडमिन ही अच्छी नहीं है, रूल्स रेगुलेशन की कंप्लायंस इंश्योर कर ही नहीं रही, करप्ट है, तो इंटरनल वीकनेस।
कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कंपनी की फाइनेंसिंग अरेंजमेंट कि आइदर वर्किंग कैपिटल आपका अच्छा है या नहीं है तो इंटरनल स्ट्रेंथ, नहीं है तो इंटरनल वीकनेस। कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कंपनी का डिसीजन मेकिंग सिस्टम या कंपनी का कम्युनिकेशन सिस्टम आइदर क्विक है या नहीं है। अगर क्विक है तो इंटरनल स्ट्रेंथ है, और अगर क्विक नहीं है, डिसीजन मेकिंग स्लो है, तो इंटरनल क्या है? वीकनेस है। या इसके अंदर कोई बिल्डिंग स्पेस वगैरह भी आ जाता है कि जितनी आपको बिल्डिंग चाहिए उतनी अवेलेबल है तो इंटरनल स्ट्रेंथ है, नहीं है उतनी बिल्डिंग जितनी चाहिए तो ये क्या? इंटरनल वीकनेस है। कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आती हैं? प्रोक्योरमेंट, परचेज की बात की जाए तो लाइक परचेज डिपार्टमेंट है जिसका काम क्या होता है? सर सस्ते सप्लाई, बाइंग ऑफ इन्वेंट्री बाय करना है या फिर एसेट्स बाय करने हैं। और ये स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब कोटेशंस लेके अप्रूव्ड सप्लायर से देखते हुए कौन हाई क्वालिटी लो प्राइस प्रोवाइड कर रहा है फिर ऑर्डर प्लेस कर रहा है। हाँ, अगर ये बगैर कोटेशन लिए आंखें बंद करके बस ऑर्डर ले लेता है, चीज़ें खरीद लेता है, तो ये इंटरनल वीकनेस है। क्यों? हो सकता है कोई और अच्छा सप्लायर इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लो प्राइस पे दे रहा था तो आपने इग्नोर कर दिया। ये स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब इसने सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन किए हुए हैं, सिक्योर सप्लाईज के। मीन सप्लाई कभी हमें आंखें नहीं दिखाएगा, हमें रेगुलर बेसिस पे सप्लाई देता रहेगा। हाँ, अगर सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं इन्होंने मेंटेन किए हुए, सप्लाईज सिक्योर नहीं की हुई, तो फिर क्या है? इनके अंदर वीकनेस है। मीन इन्हें पता ही नहीं परचेजिंग होती क्या है। एक तो कोटेशन लेके हाई क्वालिटी लो प्राइस देखते हुए ऑर्डर प्लेस करते हैं तो स्ट्रेंथ है, और दूसरा सिक्योर सप्लाईज मीन अच्छे रिलेशन मेंटेन किए हुए हैं किसके साथ? सप्लायर के साथ। टेक्नोलॉजी क्या है? हमारा आईटी डिपार्टमेंट जिसका काम क्या है? बिजनेस के अंदर इनोवेशन लाना या टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में टू अचीव कॉस्ट एफिशिएंसीज। जिसका काम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू नए नए प्रोडक्शन मेथड्स, नई नई प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेवलप करना। हाँ, अब अगर ये इनोवेशन ला रहे हैं, R&D के थ्रू नई नई प्रोडक्शन मेथड, नई नई प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं तो इंटरनल क्या है? स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर ये कुछ कर ही नहीं रहे, कोई इनोवेशन नहीं ला रहे, कोई कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने में टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे या R&D प्रॉपर नहीं कर रहे, तो इंटरनल क्या है? वीकनेस है। HR क्या है? डिपार्टमेंट है जिसका काम होता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। क्या काम होता है? एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉय मैनेजमेंट क्या? एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग और एम्प्लॉय की मोटिवेशन जो आती है थ्रू रिवॉर्ड। अब अगर ये अच्छे कंपीटेंट क्वालिफाइड मेरिट पे लोग अपॉइंट कर रहे हैं तो इंटरनल स्ट्रेंथ है। अगर ये अपने चाचे मामे ताए के निकम्मे लोग अपॉइंट कर रहे हैं मैट्रिक पास, तो क्या है? इंटरनल वीकनेस है। अगर ये एम्प्लॉय की प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, नया नया नॉलेज उन्हें दे रहे हैं, तो इंटरनल स्ट्रेंथ। और अगर ये स्किल डेवलप नहीं कर रहे, ट्रेन प्रॉपर नहीं कर रहे, एम्प्लॉय को सिखा ही नहीं रहे कैसे सर्विसेज देनी है, तो इंटरनल वीकनेस। अगर ये एम्प्लॉयज़ के रिवार्ड उनके साथ डिस्कस करके डिफाइन कर रहे हैं, जिसको पैसा चाहिए उसके लिए पैसा, जिसको अथॉरिटी प्रमोशन चाहिए उसको वो दे रहे हैं, तो लोगों के अंदर क्या आएगी? मोटिवेशन। लोग विलिंगली हार्डर वर्क परफॉर्म करेंगे, इंटरनल स्ट्रेंथ। और अगर आप रिवार्ड प्रॉपर दे ही नहीं रहे या दे रहे हो डिस्कस करके नहीं दे रहे, तो मोटिवेशन लेवल क्या होगा? डाउन। तो ये क्या है? इंटरनल वीकनेस। उसके पीछे कॉज क्या है? HR डिपार्टमेंट। मीन ये चार क्या एक तरह के डिपार्टमेंट हैं जो हमारी मेन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनका अपना भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर यही वीक है तो फिर प्राइमरी एक्टिविटीज़ तो हमारी माशाल्लाह ही होंगी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक मीन हाउ इनपुट्स आर हैंडल्ड। हाउ इनपुट्स आर हैंडल्ड मतलब क्या हुआ कि जो मटेरियल है उसकी बाइंग हम कैसे करते हैं, उसकी डिलीवरी हमारे पास कैसे होती है,
उसकी स्टोरेज हम कैसे करते हैं, उसको हैंडल हम कैसे करते हैं। मटेरियल की बाइंग, डिलीवरी, स्टोरेज, हैंडलिंग एट्सेट्रा। सपोज हम सप्लायर से रॉ मटेरियल बाय करते हैं, बाय करने के बाद हम उसे लाके स्टोर करते हैं बिफोर पुटिंग इनटू प्रोडक्शन। सप्लायर से मटेरियल बाय करते हैं, बाय करने के बाद लाके स्टोर करते हैं बिफोर पुटिंग इनटू प्रोडक्शन। इसमें कोई मसला है बिजनेस के प्रॉफिट, बिजनेस की वैल्यू, बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से? स्टोर कर रहे हैं तो हम बेयर कर रहे हैं होल्डिंग स्टोरेज कॉस्ट जो हमारे प्रॉफिट को खा रही है। अगर ये बचा ले तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ सकता है। कैसे बचाई जा सकती है? एक टेक्निक होती है जिसे नाम दिया जाता है जस्ट इन टाइम, JIT, जस्ट इन टाइम परचेजिंग। मीन जब ज़रूरत पड़े तब ही आप परचेज करो, और परचेज लाने के बाद सीधा प्रोडक्शन में होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, अवॉइड हो जाएगी। रेट भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो रेट सेम लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सप्लायर के साथ डील करनी चाहिए कि भाई अब मैं माल जो है वो खुद होल्ड नहीं क्या करूँगा, जब ज़रूरत पड़ा करेगी आप फौरी मुझे डिलीवर क्या करोगे। उसके साथ लिए क्या करना पड़ेगा, उसके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना पड़ेंगे। और वो हेल्प किसने करनी है? अगर ये सप्लायर नहीं मानता तो कोई और सप्लायर आपको फाइंड करना है जो इस पर विलिंग हो सकता है। और वो हेल्प किसने करनी है इसका मसला रिजॉल्व करने में? परचेज डिपार्टमेंट। और ये ऑप्शन आजकल आपको मार्केट में मिल जाती है, जैसे कि आप होल्ड करो, सप्लायर होल्ड करेगा। क्यों? उसका काम है मटेरियल को मैनेज करना। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है कि हम माल सप्लायर से खरीदते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अपनी वैन, लॉरी या ट्रक यूज़ करते हैं उसको बिजनेस में लाने के लिए। और ये हमारी वैन, लॉरी, ट्रक जो है हर 3 साल बाद खटारा हो जाता है, स्क्रैप हो जाता है, हमें दोबारा से कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। इसको चलाने के लिए हमें ड्राइवर, हेल्पर भी रखना पड़ता है। इसको चलाने के लिए हमें फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस की एक्सपेंडिचर भी बेयर करना पड़ता है। ये सारी पैसे बचाए जा सकते हैं। कैसे? अगर सप्लायर को कह दें कि वो हमारी प्रीमिसेस पे डिलीवर करे, उसके लिए माइट भी वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, बट दैट विल बी लेसर देन आर सो मच कॉस्ट सेविंग। तो इसके लिए सप्लायर से डील किसने करनी है? ये सप्लायर नहीं मानता तो और बड़े विलिंग हो जाएंगे आपको डिलीवर करने के लिए, तो वो फिर किसने अरेंज करना है? प्रोक्योरमेंट ने। नहीं देखना इधर क्या मसला है, कोई कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेनिफिट जिसकी वजह से हमारा रुक रहा है, मीन प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा है, तो मसला हमने रिजॉल्व करना है किसके थ्रू? इसके थ्रू। ऑपरेशंस क्या है? डेली के काम है। कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट के हम इनपुट से आउटपुट कैसे कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कैसे बनाते हैं। मीन हमारे प्रोडक्शन मेथड्स क्या हैं? आइदर हमारे प्रोडक्शन मेथड्स जो हैं वो लेबर इंटेंसिव हैं या मशीन इंटेंसिव हैं। क्या चीज़ अच्छी है, लेबर इंटेंसिव या मशीन इंटेंसिव? मशीन इंटेंसिव। क्यों? लेबर 8 घंटे काम करेगी, मशीन 24 घंटे चलेगी, तो पर यूनिट कॉस्ट सेविंग आएंगी। क्या ख्याल है? लेबर काम करेगी, कभी भी सेम साइज, सेम शेप के सारे यूनिट प्रोड्यूस नहीं होंगे, मशीन से क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। लेबर वेस्टेज ऑफ मटेरियल होगी, मशीन में वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी साथ साथ रिसाइकल होती रहेगी। क्या ख्याल है? तो मशीन इंटेंसिव अच्छी चीज़ है। क्या ख्याल है? तो अगर हमारे ऑपरेशन लेबर इंटेंसिव हैं, इंटरनल स्ट्रेंथ या वीकनेस, तो हमें मशीन इंटेंसिव पे जाना चाहिए। उसके लिए सपोर्ट हमें चाहिए। कौन सी मशीनरी हमारे लिए सूटेबल होगी ये कौन बताएगा? वो मशीन बाय कौन करके देगा? उसके लिए पैसा कौन देगा? पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले। उसके लिए जगह कौन देगा? इंफ्रास्ट्रक्चर वाले। मशीन को चलाने के लिए बंदे भी चाहिए, वो बंदे कौन देगा हमें? ये 4 वाले में इनके थ्रू इनके मसले रिजॉल्व करने। नहीं, हमारे ऑपरेशन लेबर इंटेंसिव ही रहेंगे, मशीन इंटेंसिव नहीं हो सकते। क्यों? हम हैं बैंक और देते हैं सर्विसेज। कस्टमर बैंक के अंदर आता है सर्विसेज लेने, तो हमने सर्विसेज ही देनी है, मशीन इंटेंसिव नहीं बना सकते। लेकिन मसला क्या है कि हमारे जो बैंकर्स हैं वो अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहे। कस्टमर आता है उसे स्माइल नहीं करते, कस्टमर आता है खड़ा रहता है उसे पूछते ही नहीं है।
कस्टमर आता है आगे से कोई बात करता है उसे काट लेते हैं, क्यों? इनको पता ही नहीं अच्छी कस्टमर सर्विस कैसी है। क्यों? ये जो कस्टमर है ना आपका, स्पेशली जो मेजर कस्टमर है, ये आपका मेन ब्रेड एंड बटर है। ये है तो आप हो, ये नहीं है तो आप भी नहीं हो। तो अगर कोई मेजर कस्टमर आता है तो आपने उसको स्माइल देनी है, बेशक वो मुंह धो के नहीं आया फिर भी आपने इसे स्माइल देनी है। बड़ा कस्टमर आया तो उसको लाइक अ पीर ट्रीट करना है। वो आया आपने खड़े हो जाना है, उसको चेयर देनी है, सर बैठें, उसको चाय पूछनी है, वो नहीं कर रहा फिर भी उसके आगे चाय रखनी है, पिए ना पिए वो एक अलग बात है। वो जा रहा है उसको बाहर गाड़ी तक छोड़ के आना है, उसके मसले रिजॉल्व करने हैं। ये नहीं कि वो आके आधा आधा घंटा बैठा और आप उसे पूछ ही नहीं रहे। क्या ये अच्छी बैंक सर्विसेज हैं? नहीं, इससे बैंक नहीं चलने वाला। क्यों? मेजर क्लाइंट आपको चाहिए, मेन ब्रेड एंड बटर वो है। लेकिन हमारी कस्टमर सर्विस ऐसी अच्छी नहीं है। क्यों? हमारे जो बैंकर्स हैं पुराने बाबे बेसुरा बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है ऐसी कस्टमर सर्विस भी अच्छी होती हैं। तो क्या करना चाहिए? इनको या तो ट्रेन करना चाहिए या इन बाबों को उठा के पीछे बैक ऑफिस में और फ्रंट ऑफिस में हमें कोई यंग एनर्जेटिक फ्रेश क्वालिफाइड लोग बिठाने चाहिए, या कोई बीबियां बिठानी चाहिए जो कस्टमर को आते ही हेलो करें, स्माइल दें, उसको लाइक आ पी ट्रीट करें। अदरवाइज़ हमारे बिज़नेस को बेनिफिट वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो देखना है क्या मसला है वो हमने इनके थ्रू रिजॉल्व करना है। लेकिन रिजॉल्व तब होगा जब इनको पता होगा कैसे रिजॉल्व करना है, ये स्ट्रॉन्ग होंगे। आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या है? हाउ आउटपुट्स आर हैंडल्ड, हाउ आउटपुट्स आर हैंडल्ड प्लस डिलीवरी। हाउ आउटपुट्स आर हैंडल्ड के जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होती हैं उनका हम क्या करते हैं? तो जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होती हैं हम उनको प्रोड्यूस करने के बाद स्टोर करते हैं। मसला है स्टोरेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। पड़ी पड़ी ऑब्सोलीट भी हो सकती हैं, पड़ी पड़ी चोरी भी हो सकती हैं, पड़ी पड़ी डैमेज भी हो सकती हैं, डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं। तो ये सारे मसले रिजॉल्व किए जा सकते हैं जस्ट इन टाइम पे जाके। लेकिन जस्ट इन टाइम पे जाने के लिए मीन जब कस्टमर ऑर्डर होता है हम डिलीवर करें, हमें अपने प्रोडक्शन मेथड्स मशीन इंटेंसिव बनाना पड़ेंगे, क्विक बनाना पड़ेंगे। प्लस डिलीवरी कि हम कस्टमर को डिलीवर कैसे करते हैं। आइदर कस्टमर हमारी शॉप पे आके चीज़ें बाय करके खुद लेके जाता है, या हमें ऑर्डर करता है और हम डिलीवर करते हैं। कैसे डिलीवर करते हैं? दो वे हैं डिलीवरी के। अपनी वैन लॉरी ट्रक यूज़ करके डिलीवर करते हैं, या हम किसी कोरियर कंपनी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के थ्रू डिलीवर करते हैं। व्हाट इज़ बेस्ट मेथड, आउटसोर्स या खुद से? इट डिपेंड्स। अगर हमारी कभी कभार थोड़ी सी डिलीवरीज हैं तो फिर अपनी वैन लॉरी ट्रक रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर कोरियर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जो है वो चीप मेथड है। लेकिन अगर हमारी रेगुलर बेसिस पे, फ्रीक्वेंट बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिलीवरीज हैं तो फिर अपनी वैन लॉरी ट्रक यूज़ करना चाहिए। क्या ख्याल है? हाँ, हमारी पहले थोड़ी थोड़ी डिलीवरीज होती थी, हम किसी कोरियर कंपनी के थ्रू चलते थे, अब ज़्यादा हो गई तो अपनी वैन लॉरी ट्रक यूज़ करनी है। वो ट्रक यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है? बाय करना है। किसने बाय करके देना है? पैसा इसने देना है। उसको चलाने के लिए बंदे चाहिए तो किसने देने हैं? इन्होंने देने हैं। एक और हमारी मेन एक्टिविटी है मार्केटिंग एंड सेल्स। ये मार्केटिंग का पर्पस क्या होता है? हाउ टू अट्रैक्ट, एक्सप्लॉइट, परसुएट द कस्टमर। मार्केटिंग का पर्पस क्या है? कस्टमर को अट्रैक्ट करना, एक्सप्लॉइट करना, परसुएड करना कि भाई हमने ये चीज़ बना ली है तो आजा लेने के लिए, तेरी बड़ी ज़रूरत है। अट्रैक्ट, हम ये चीज़ तुझे जितने में दे रहे हैं ना दुनिया में कहीं से नहीं मिलने वाली, तो आजा लेने के लिए। एक्सप्लॉइट, सेल अप टू 90% ऑफ। परसुएड करना कि ये चीज़ तेरी फेवरेट सेलिब्रिटी शाहिद अफरीदी यूज़ करता है और तूने शाहिद अफरीदी बनना है तो तुझे ये चीज़ यूज़ करना पड़ेगी। आजा, ये क्या है? परसुएड करना कस्टमर को, जो आप सेलिब्रिटीज़ के थ्रू मार्केटिंग करते हो। क्या कह रहे हैं? तो मार्केटिंग का पर्पस क्या है? कस्टमर को अट्रैक्ट करना, कस्टमर को एक्सप्लॉइट करना, या कस्टमर को परसुएड करना।
अब सपोज हमारा बिजनेस है, क्या बिजनेस है हमारा? बिजनेस है जी के लेडीज़ गारमेंट्स बुटीक का हम बिजनेस कर रहे हैं। एक हाई क्लास लेडीज़ गारमेंट्स बुटीक का हम बिजनेस कर रहे हैं। कहाँ पे? लाहौर के अंदर। ठीक हो गया। तो हमने सोचा मार्केटिंग करनी चाहिए, क्यों बाकी ब्रांड भी कर रहे हैं। तो हमने देखा कैसे ये मार्केटिंग कर रहे हैं। ये बड़े बड़े बिल बोर्ड लगा के लाइटिंग वाले रोड पे ये मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमने सोचा हम भी ऐसे मार्केटिंग करते हैं। हमने बड़े बड़े बिल बोर्ड बनवाए लाइटिंग इफ़ेक्ट्स वाले, और लाहौर के अंदर 3-4 जगहों पे लगा दिए। कहाँ पे लगा दिए? एक हमने लगा दिया लारी अड्डा में, एक हमने लगा दिया चौक यतीम खाना में, एक हमने लगा दिया शालमी मार्केट में, और एक हमने लगा दिया ठोकर न्याज बेग पे। बिजनेस क्या हमारा? हाई फैशन लेडीज़ गारमेंट्स बुटीक का बिजनेस है। तो बड़े बड़े बिलबोर्ड हमने लगा दिए। कहाँ पे? शालमी में, लारी अड्डा में, चौक यतीम खाना में, और ठोकर न्याज बेग पे। हमारा कस्टमर कहाँ पे है? डिफेंस में है, MM आलम रोड पे है, या वो जे रोड पे जो 2-3 गर्ल्स कॉलेजेस हैं वहाँ पे है। क्या ख्याल है? तो क्या हमें बिलबोर्ड वहाँ पे लगाने हैं जहाँ पे हम रहते हैं, कि हमें डेली घर से आते जाते नज़र आएँ, या वहाँ पे लगाने हैं जहाँ पे हमारा कस्टमर रहता है? जहाँ पे हमारा कस्टमर रहता है, क्यों वहाँ पे नहीं लगाए? तो क्या कस्टमर खाक अट्रैक्ट होगा? जिस मीन यहाँ पे गधे बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कैसे मार्केटिंग करनी है। तो इनको क्या करना चाहिए? हमें ट्रेन करना चाहिए, या इनको उठा के बाहर निकाल के कोई अच्छे लोग हमें रिक्रूट करने चाहिए। अदरवाइज कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होने लगा। क्या ख्याल है? हमने सोचा मार्केटिंग करते हैं कैसे। ये बाकी ब्रांड जो हैं वो टीवी पे वीडियो बना के चला रहे हैं किसी सेलिब्रिटी के थ्रू। तो हमने सोचा हम भी वीडियो बना के चलाते हैं, और हमने वीडियो के लिए चूज़ कर लिया मीरा को। टारगेट कर रहे हैं हम हाई क्लास लेडीज़ गारमेंट बुटीक, और मार्केटिंग किसके थ्रू कर रहे हैं? मीरा के थ्रू। क्या हाई क्लास मीरा को प्रेफर करेगी या मायरा खान को प्रेफर करेगी? मायरा खान को प्रेफर करेगी। तो वो सेलिब्रिटी चूज़ करनी है जो हमारे कस्टमर की फेवरेट है, हमारी फेवरेट नहीं। हमें मीरा पसंद है तो हम मीरा के थ्रू मार्केटिंग करें? नहीं। क्यों? मार्केटिंग का पर्पज़ क्या है? टू अट्रैक्ट द कस्टमर, टू परसुएड द कस्टमर। तो आपने वो सेलिब्रिटी लेनी है जो कस्टमर की फेवरेट है, अपनी फेवरेट नहीं। क्यों? उसका फ़ायदा नहीं है मार्केटिंग का। हमने देखा मार्केटिंग लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी कर रहे हैं। क्यों? आजकल कस्टमर इवन रोड पे चलते हुए बोर्ड तो देख ही नहीं रहा, वो तो फ़ोन में ही लगा हुआ, कहीं गिर भी जाता है खड्डे खुड्डे में, लेकिन वो लगा फ़ोन पे, बोर्ड जो नहीं देख रहा। ड्राइविंग करते हुए वो बोर्ड नहीं देख रहा, वो क्या देख रहा है? टाइम मिल रहा है तो मोबाइल ही देख रहा है, वहाँ से उसकी नज़रें नहीं हट रही। हमने सोचा हम तो कर ही नहीं रहे, तो करना चाहिए हमें ये सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो नहीं कर रहे तो स्ट्रेंथ या वीकनेस? इसे दूर करने के लिए हमें हेल्प चाहिए। कहाँ से? वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए कोई सिस्टम परचेज करने हैं, वो कौन देगा? पैसा देगा। कोई जगह चाहिए बंदों को बिठाने के लिए, ये देंगे। कोई नए IT प्रोफेशनल हमें मार्केटिंग सोशल मीडिया के IT वाले लोग चाहिए, तो वो कौन देगा? HR देगा। मार्केटिंग अच्छी हो रही है या नहीं हो रही? लेकिन क्या है, एडिंग मार्केटिंग एंड सेल प्लस सेल चैनल। कि हमारा सेल चैनल क्या है? मैनुअल है, आउटलेट के थ्रू है, या फिर बिजनेस मीन वेबसाइट के थ्रू है? 2 सेल चैनल है। हाई फैशन लेडीज़ गारमेंट्स का बिजनेस हम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। कौन सा सेल चैनल ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? पाकिस्तान के अंदर आउटलेट ज़्यादा प्रेफरेबल है। क्यों? ये फीमेल आके जब तक कपड़े को टच ना करें इन्हें तसल्ली नहीं होती। क्या ख्याल है? ऑनलाइन पे इनको नहीं पता चलता कि कपड़ा किस टाइप का है, मटेरियल कैसा है। तो इसलिए हमें आउटलेट को ज़्यादा प्रेफर करना है। लेकिन अब दुनिया मूव हो रही है टूवर्ड्स ऑनलाइन भी। ये पहले क्या करते हैं, मॉलों में आके विंडो शॉपिंग करते हैं, टच टच करके चले जाते हैं। बाद में घर जाके इनको याद आता है कि नहीं वो मुझे परचेज़ कर लेना चाहिए था, नहीं एक तो मैं ले आई हूँ, वो दूसरा भी अच्छा था, वो भी ले लेना चाहिए था। तो फिर इनको क्या करना है? ऑनलाइन फैसिलिटी भी देनी है। और ऑनलाइन फैसिलिटी अगर हम नहीं दे रहे तो स्ट्रेंथ या वीकनेस? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। एप्रोप्रिएट सेल चैनल भी देखना है।
एक और हमारी मेन एक्टिविटी है सर्विसेज, बोले तो आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है? वारंटी, रिपेयर, मेंटेनेंस, हेल्पफुलनेस या ट्रेनिंग या इंस्टॉलेशन एटसेट्रा। इनका मकसद क्या है कि आइदर आप कस्टमर को सिर्फ सेल पॉइंट तक अपना कस्टमर रखना चाहते हो या उसके बाद भी उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करना चाहते हो। लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करने का मतलब क्या है? कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर एक्सटेंशन। ये चीज़ें दे रहे हो तो कस्टमर रिटेंशन एक्सटेंशन ज़्यादा होगी, नहीं दे रहे तो बस सेल पॉइंट तक वो कस्टमर था आपका, उसके बाद ख़त्म। सपोज हम बेचते हैं ये एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा बिजनेस है, हम बेचते हैं एसी। ये कस्टमर हमारे पास आया, जी गर्मी बड़ी है तो मुझे ठंडी हवाएं लेने के लिए एसी चाहिए। हमने कहा ये हमारा तो काम ही है, ये आप बैठे चाय पियेंगे? उसने कहा नहीं। पानी? हाँ चले वो पिला दे, गर्मी में आया पानी पिला दिया आपने। अच्छा हमारे पास ये 3 तरह के एसी हैं, एक ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है। उसने कहा ये वाला दे दो। हमने कहा ठीक है जी, ये ले पैसे। उसने पैसे दिए और हमने क्या किया, उसे 3 डब्बे थमा दिए, ये इंडोर है, ये आउटडोर है और ये इनके कनेक्टिंग पार्ट हैं, जाएं अय्याशी करें, ठंडी हवाएं लें, दुआएं दीजिएगा हमें। कस्टमर गया घर, जाके बीवी बच्चों को बताया आज हम एसी लेके आए, एसी में सोएंगे, आज गर्मी नहीं है होगी। लो जी डब्बे तीनों खोले और परेशान हो गया कि ये इंडोर यहाँ पे लगाना कैसे है। चले इंडोर वहाँ पे मैं लटका तो लूँगा, तो इसका बिजली कहाँ पे लगानी है? ये आउटडोर, चलो मैं बाहर छत पे रख देता हूँ, लेकिन ये कनेक्टिंग पार्ट कनेक्ट कैसे करने हैं? क्यों, बीच में तो दीवार है और छत आ गई है, क्या जाके ठंडी हवाएं ले लेगा? नहीं, दीवार में टकरे मारना शुरू कर देगा। मैं क्या मुसीबत घर लेके आ गया। तुम्हें क्या करना है? सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, साथ एक बंदा भी देना है, चल भाई जाके इंस्टॉल करके दे के आ। कस्टमर कन्वीनियंस, कस्टमर सर्विस। इससे क्या होगा, कस्टमर ने नेक्स्ट टाइम भी एसी लेना होगा तो कहाँ पे आएगा? हमारे पास, बल्कि दूसरों को भी हमारे पास रेफ़र करेगा। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देते, साथ इंस्टॉल भी करके देते। इसके लिए नेक्स्ट टाइम अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज भी करेंगे ना तो कस्टमर क्या होगा? विलिंग टू पे होगा। क्यों? लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन हो गया। क्या ख्याल है? इस तरह से मोबाइल लेते वक्त मार्केट में 2 तरह के मोबाइल होते हैं, वारंटी और विदाउट वारंटी। वारंटी वाला महंगा होता है लेकिन उसके बावजूद हम विलिंग टू पे होते हैं। क्यों? एक सिक्योरिटी मिल रही है कि ये अगर ख़राब हो गया तो मुझे बाद में रिपेयर मेंटेनेंस इसकी मिल जाएगी, मीन पैसे ज़ाया नहीं होंगे। इस तरह सपोज हमारा एक सॉफ्टवेयर हाउस है, हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बना के बेचते हैं। एक कंपनी हमारे पास आई, यार मेरी कंपनी में ना अकाउंटिंग के बड़े मसले आ रहे हैं, तो मुझे कोई सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हो? वो लो जी हमारा तो काम ही यही है। हमने कुछ 10 क्लाइंट को ये सॉफ्टवेयर बना के दिए और बड़े हैप्पी हैं, वो तो हमें दुआएं देते हैं। अच्छा यार मुझे भी बना दो। कितने में? हमने कहा जी 50,000 में। कितने दिनों बाद मिलेगा? हफ्ते बाद ले लीजिएगा। क्लाइंट ने हफ्ते बाद आके पैसे दिए, हमने क्या किया, उसे सीडी में सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, जाके इंस्टॉल करके यूज़ कर। क्लाइंट ने जाके सीडी सिस्टम में डाली, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। क्या ये सॉफ्टवेयर उसने पहले कभी ज़िंदगी में देखा है? तो उसे यूज़ करना ही नहीं आ रहा। उसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं लेकिन उसे पता ही नहीं कैसे यूज़ करने हैं, तो वो क्या समझेगा कि मुझे मामू बना दिया इन्होंने। शायद गंदी गालियाँ देना शुरू कर देगा कि मैं क्या मुसीबत पाल बैठा हूँ, इससे तो बेहतर मेरा मैनुअल सिस्टम ही था। तो इसलिए हमने क्या करना है, सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं देना, साथ एक बंदा देना है, चल भाई जाके इसको इंस्टॉल करके इसके स्टाफ को ट्रेन करके आ, इनको बता क्या 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 फंक्शन कैसे कैसे परफॉर्म करना है, तो उससे क्लाइंट हैप्पी, खुश, सेटिस्फाइड। फ्यूचर में कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो कहाँ पे आएगा, बल्कि बाकी कंपनीज़ को भी हमारी तरफ रेफ़र करेगा। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान कर दिया, तो उनके पास जाओ, जिससे क्या होगा, कस्टमर हमारा एक्सटेंड होगा। मीन ये भी हमारी एक मेन एक्टिविटी है।
और अगर ये हम सर्विसेज नहीं दे रहे तो देने के लिए हमें एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। उस डिपार्टमेंट में हमें कुछ लोग रखना पड़ेंगे, कोई स्पेस भी देना पड़ेगा, उन्हें कोई इक्विपमेंट्स टूल्स भी देना पड़ेंगे, तो वो हमें यहाँ से सपोर्ट मिलेगी ये डिपार्टमेंट बनाने में। सो अकॉर्डिंग टू पोर्टर, वैल्यू चेन का मतलब क्या है? इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस मीन एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। और एक बिजनेस की वैल्यू चेन में क्या है? एक्टिविटीज बोले तो 5 प्राइमरी एक्टिविटीज और 4 सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज। और जब हमने परफॉर्म करना है इंटरनल एनालिसिस तो हमने क्या करना है? इन 5 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को देखना है कि आइदर स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। क्या है वो एक्टिविटीज़? हमने थोड़ा नॉलेज ले लिया, होपफुली फ्यूचर में इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। सो क्यों हम कर रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस? बिजनेस स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने के लिए, हाउ टू डील विद कंपटीशन, कैसे कंपटीशन को डील करना है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मीन हाउ टू मेक स्ट्रैटेजीज, हाउ टू फार्मुलेट स्ट्रैटेजीज। तो स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए आपको क्या करना है? पहले पोजीशन को एनालाइज करना है या फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन को एनालाइज करना है इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस के थ्रू। और जो फैक्टर्स पता चल जाएंगे उनको दफ़ा दूर करने के लिए, स्पेशली ये नेगेटिव वालों को, पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने एंटर होना है कहाँ पे? स्ट्रेटजिक चॉइस में। ऑप्शंस दे के इवैल्यूएट करके सिलेक्ट करनी है और उसके बाद इम्प्लीमेंट करनी है, और इम्प्लीमेंट करने से हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। लेकिन हमारे सिलेबस में अनफॉर्चुनेटली ये एरिया है। BMBS में ये तीनों एरियाज थे थोड़े थोड़े, लेकिन MFA में सिर्फ ये एरिया है। बाकी ये एरियाज आप जब बड़े हो जाओगे, CFAP 3 में जब आओगे तो तब हम पढ़ेंगे इधर क्या चीज़ें हैं। ठीक हो गया? होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, आगे कुछ और नई चीज़ें डिस्कस करेंगे।